हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग। जिन भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आने के आपके एग्जाम के अंदर चांसेस हैं। तो मैं आपके साथ क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, साथ में उनके आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिससे आपको इन्हें ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आपको इजिली ये आंसर की रिवीजन हो जाए। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं हम अपने आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। की एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस, ऑफन इनिशियली अ स्मॉल बिजनेस, टिपिकली विद द एम ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। किसी भी तरीके के एक न्यू बिजनेस को डिजाइन करना, लॉन्च करना और रन करना एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है, जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट बनाना आपका ऑब्जेक्टिव होता है। It involves identifying opportunity in market, organizing resources effectively and taking calculated risk to exploit those opportunities। इसके अंदर आप क्या करते हैं? अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेकर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर आर इंडिविजुअल हु अंडरटेक दिस प्रोसेस एंड कैरेक्टराइज्ड बाय देयर इनोवेशन, टेकिंग रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी एंड डिटरमाइंड टू सक्सीड। एंटरप्रेन्योर वो इंडिविजुअल होते हैं जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, इनोवेशन लाते हैं, रिस्क लेते हैं और सक्सीड होते हैं। द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर को उसके बाद आएगा आपका एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो एंटरप्रेन्योर ऑफन द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड न्यू आइडिया एंड इनोवेशन। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो न्यू आइडिया और इनोवेशन लेकर आते हैं, नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, बिजनेस मॉडल लेकर आते हैं, जो कस्टमर्स की अनमीट डिमांड्स है उन डिमांड्स को पूरा करते हैं। ये इनका फर्स्ट फंक्शन होता है। फिर रिस्क मैनेजमेंट। तो एंटरप्रेन्योर आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क इन परस्यूट ऑफ देयर बिजनेस गोल। बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए ये कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, रिस्क पोटेंशियल को असेस करते हैं एंड रिवॉर्ड एंड मेकिंग डिसीजन अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंग इन्हें रिवॉर्ड मिलता है और उसके अकॉर्डिंग ये सारे डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एंटरप्रेन्योर नीड टू इफेक्टिवली मैनेज वेरियस रिसोर्स सच एज फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड टाइम एंड टेक्नोलॉजी। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उन्हें रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करना होता है, फाइनेंशियल रिसोर्स हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गए, टाइम और टेक्नोलॉजी, इन सभी चीजों को इफेक्टिवली मैनेज करना होता है। दिस इन्वॉल्व बजटिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन। ये वो किसकी मदद से करते हैं? बजटिंग की, हायरिंग की, ट्रेनिंग की और ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन की मदद से करते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। तो एंटरप्रेन्योर मेक क्रिटिकल डिसीजन ऑन डेली बेसिस रेंजिंग फ्रॉम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू ऑपरेशनल डिटेल। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कई सारे क्रिटिकल डिसीजन लेते हैं डेली बेसिस पर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से लेकर ऑपरेशन से रिलेटेड डिसीजन तक। दे मस्ट बी एबल टू प्रायोरिटाइज टास्क, सॉल्व प्रॉब्लम एंड एडेप्ट टू चेंज सर्कमस्टांस। तो वो कैसे होने चाहिए? टास्क को वो प्रायोरिटाइज कर सकें, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और जो भी सर्कमस्टांसेस में चेंज आ रहे हैं उन चेंजेस को अडॉप्ट कर सकें। नेक्स्ट है नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय इज क्रूशियल फॉर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को क्या करना होता है? जो भी स्टेक होल्डर है, चाहे कस्टमर हो, सप्लायर हो, इन्वेस्टर हो, एम्प्लॉय हो, उन सभी के साथ रिलेशनशिप, अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड एंड मेंटेन करनी होती है। नेटवर्किंग हेल्प इन गेनिंग सपोर्ट, एक्सेसिंग रिसोर्स एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इससे की मदद से क्या होता है? उन्हें सपोर्ट मिलती है और रिसोर्सेज की एक्सेस मिलती है और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सपेंड हो पाती है। ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। तो एंटरप्रेन्योर कंडक्ट मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड, प्रेफरेंस एंड ट्रेंड। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? जो मार्केट की रिसर्च करते हैं, नए कस्टमर्स की नीड को समझते हैं, प्रेफरेंस को समझते हैं, ट्रेंड क्या है उसे समझते हैं। दिस इंफॉर्मेशन गाइड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसकी मदद से क्या होता है? वो प्रोडक्ट को डेवलप कर पाते हैं, नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना पाते हैं और बिजनेस एक्सपेंशन प्लान डेवलप कर पाते हैं। नेक्स्ट है सेल्स एंड मार्केटिंग। तो एंटरप्रेन्योर आर रिस्पांसिबल फॉर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट और सर्विस टू अट्रैक्ट कस्टमर एंड जनरेट सेल्स। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो आपके किस लिए रिस्पांसिबल होते हैं? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और सेल्स जनरेट करने के लिए भी एंटरप्रेन्योर को वर्क करना होता है। इसके अंदर वो अच्छे सुटेबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाते हैं और कस्टमर रिलेशनशिप को भी मैनेज करते हैं। ठीक है। तो ये आपका एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी टू थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की कोई दो थ्योरीज को एक्सप्लेन करना है। तो पहली आएगी आपकी ट्रेट थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट सर्टेन इंडिविजुअल possess स्पेसिफिक ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक दैट
प्रीडिस्पोज देम टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ये थ्योरी क्या कहती है कि कुछ इंडिविजुअल होते हैं, उनके पास पहले से ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेड्स होते हैं जो कि उन्हें एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प करते हैं। These traits include, अब इन ट्रेड्स के अंदर कौन कौन से ट्रेड्स आ जाते हैं, तो रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी की जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो रिस्क लेते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल्स। फिर इनोवेटिवनेस, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो इनोवेटिव होते हैं, वो न्यू आइडियाज लेकर आते हैं प्रोडक्ट को से रिलेटेड और सर्विसेज से रिलेटेड, जिससे जो कस्टमर्स हैं उनकी जो अनमीट डिमांड्स है वो पूरी हो सके। फिर प्रोएक्टिविटी एंड इनिशिएटिव, ये कैसे होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, प्लान करके फिर एक्शन लेते हैं और इनिशिएटिव लेते हैं, मतलब अगर कोई अपॉर्चुनिटी इन्हें दिखती है तो उसको वो टैकल करते हैं। फिर परसिस्टेंट एंड डिटर्मिनेशन, तो परसिस्टेंट क्या होती है, ये कई सारे चैलेंजेस भी फेस करते हैं, सेटबैक्स भी होता है, लेकिन जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है वो परसिस्टेंट रहता है और डिटरमाइन रहता है अपने बिजनेस गोल के लिए और ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट है विजन एंड लीडरशिप, तो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो उनका विजन होता है, क्लियर विजन होता है अपने वेंचर से रिलेटेड, उनके पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल होती हैं जो कि उन्हें इंस्पायर एंड मोटिवेट करती हैं टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये आपकी पहली थ्योरी थी। सेकंड थ्योरी आपकी इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसे डेवलप्ड बाय जोसेफ स्कूम्पीटर। दिस थ्योरी एम्फसाइज द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशन। ये थ्योरी किसने, जोसेफ स्कूम्पीटर ने डेवलप करी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इनका मानना क्या था कि एंटरप्रेन्योर हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं इनोवेशन की मदद से। स्कूम्पीटर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन व्हेन एंटरप्रेन्योर डिसरप्ट एग्जिस्टिंग मार्केट एंड इंडस्ट्री बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मॉडल। जब जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक नए प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, टेक्नोलॉजी और बिजनेस मॉडल को लेकर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने इसके लिए एक टर्म यूज करी है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। उन्होंने इसको एक नाम दिया है कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एक करते हैं एंटरप्रेन्योर, जिसके अंदर वो नए प्रोडक्ट और मार्केट चीजों को, टेक्नोलॉजी वगैरह को लेकर आते हैं और पूरी मार्केट को डिसरप्ट कर देते हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट को। अब इसके की एलिमेंट क्या क्या होते हैं, तो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनोवेशन लेकर आते हैं, इकोनॉमिक लैंडस्केप में नए प्रोडक्ट नए सर्विस लेकर आते हैं। फिर एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस, तो स्कूम्पीटर डिस्क्राइब, इन्होंने इस जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर वो इनोवेशन लेकर आते हैं, नए प्रोडक्ट नए टेक्नोलॉजी, उसे क्या नाम दिया था, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का नाम दिया था। फिर डायनेमिक डिसइक्विलिब्रियम, तो स्कूम्पीटर व्यूड द इकोनॉमी एज बीइंग इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट चेंज एंड डिसइक्विलिब्रियम। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनोवेशन की वजह से जो इकोनॉमी होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, चेंज होती रहती है और डिसइक्विलिब्रियम में रहती है। एंटरप्रेन्योरियल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसकी मदद से जो इनोवेशन है उसकी मदद से वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये आपकी दोनों थ्योरी हो गई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर इज द सम टोटल ऑफ वेरियस यूनिक क्वालिटी, डिस्कस द स्टेटमेंट बाय गिविंग सूटेबल एग्जांपल। ये बोला है कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो कई सारी यूनिक क्वालिटीज का सम टोटल होता है, इसे एक्सप्लेन करना है। तो द स्टेटमेंट एन एंटरप्रेन्योर इज द सम टोटल ऑफ वेरियस यूनिक क्वालिटी इनकैप्सुलेट द आइडिया दैट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर possess a diverse set of characteristic and ability that contribute to effectiveness in creating and managing venture। तो जो ये स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसके अंदर कई सारी कैरेक्टरिस्टिक और एबिलिटी होती हैं जो कि उसकी इफेक्टिवनेस में कंट्रीब्यूट करती हैं, जिससे उसका जो वेंचर होता है वो सक्सेसफुल वेंचर बन पाता है। अब इन यूनिक क्वालिटीज में कौन कौन सी क्वालिटीज आ जाती हैं, तो सबसे पहले क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो आपके क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं। इन्हें मैं अंदर रीड नहीं कर रहा, सारी वही चीजें बताई गई हैं आपको, ठीक है, आप इन्हें रीड कर लीजिएगा। फिर रिस्क टेकिंग एंड करेज, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेंचर में पैसा लगाना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसके लिए उन्हें रिस्क लेना पड़ता है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। फिर परसिस्टेंट एंड रेजिलेंस होते हैं, मतलब उन्हें कंटिन्यूटी में वर्क करना पड़ता है सेटबैक और फेलियर्स के बाद भी। विजन एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, जो उनका माइंडसेट होता है वो विजनरी माइंडसेट होता है, उन्हें पता होता है कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, थिंकिंग उनकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है। नेक्स्ट है लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, दूसरे लोगों को किस तरीके से लीड करना है, किस तरीके से टीम के अंदर वर्क करना है, ये सारी क्वालिटीज होती है उनमें। फिर एडेप्टेबिलिटी एंड लर्निंग ओरिएंटेशन, अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो उसमें अपने आप को किस तरीके से एडेप्ट करना है मार्केट के अंदर, और कई सारी चीज़ों से कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें सीखनी है, वो सारी एबिलिटी होती है। फिर नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, नेटवर्किंग की एबिलिटी होती है, दूसरे लोगों के साथ किस तरीके की रिलेशनशिप क्रिएट करनी है उन्हें ये पता होता है, ठीक है।
तो ये आपकी क्वालिटीज होती हैं कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर आपकी क्या क्या क्वालिटीज आ जाती हैं। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरीके से हेल्प करते हैं ये बताना है। तो वही सारे आपको पॉइंट बता रखे हैं कि किस तरीके से ये हेल्प करते हैं। तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेकर आते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, नया प्रोडक्ट सर्विस और टेक्नोलॉजी मिलती है कंट्री को, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी और क्वालिटी बढ़ जाती है लाइफ की। फिर जॉब क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, नए नए वेंचर स्टार्ट करते हैं जिससे लोगों को जॉब मिलती है, जॉब की क्रिएशन होती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। फिर वेल्थ जनरेशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, तो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, जब उनकी वेल्थ जनरेट हो जाती है तो वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने एम्प्लॉय को भी उसे उसका हिस्सा देते हैं, इन्वेस्टर को देते हैं, सप्लायर को देते हैं, लोकल कम्युनिटीज का बेनिफिट करते हैं उससे। फिर रीजनल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन, तो एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, अपने वेंचर को एक ऐसी प्लेस पर स्टेबलाइज करते हैं, कई सारे जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरिया होता है या अंडर रिजर्व्ड एरिया होता है वहां पर, जिससे क्या होता है, रीजनल उस रीजन का भी डेवलपमेंट हो जाता है। फिर है इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, तो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके कंट्री के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है। फिर कल्चरल एंड सोशल इम्पैक्ट, तो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, उन्हें कई सारे कल्चर और डाइवर्सिटी वगैरह के चैलेंजेस को फेस करना होता है, तो उन चीजों को भी वो सॉल्व करने की मदद करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी थ्री टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडियन सिनेरियो। तीन तरीके के एंटरप्रेन्योर को एक्सप्लेन करना है। पहला है सोशल एंटरप्रेन्योर, तो सोशल एंटरप्रेन्योर कौन एंटरप्रेन्योर होते हैं, जिनका प्राइमरी गोल क्या होता है, सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करना, ना कि प्रॉफिट जनरेशन उनका फोकस नहीं होता है। उनका फोकस क्या होता है, सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करना। दे इनोवेट एंड डेवलप सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू टैकल चैलेंज सच एज पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर। ये क्या करते हैं, ऐसे इनोवेटिव और सस्टेनेबल सॉल्यूशन बनाते हैं जिसकी मदद से पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को टैकल किया जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका नाम दिया है डॉक्टर देवी शेट्टी, जिन्होंने नारायण हेल्थ के फाउंडर हैं, जो कि नारायण हेल्थ की ये एक तरीके का सोशल एंटरप्रेन्योर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है टेक एंटरप्रेन्योर, तो टेक एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विस लेकर आते हैं, जिससे ग्लोबल मार्केट के अंदर इंडिया टेक के अंदर एडवांस हो जाता है। दे टिपिकली ऑपरेट इन सेक्टर, ये किस सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ई कॉमर्स, फिनटेक और बायोटेक में। इसके अंदर एग्जांपल है नंदन नीलेकन का, जो कि को फाउंडर है इन्फोसिस के और आर्किटेक्ट हैं आधार इंडिया बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सिस्टम के। नेक्स्ट है रूरल एंटरप्रेन्योर, तो रूरल एंटरप्रेन्योर स्टेबलाइज बिजनेस इन रूरल एरिया, कैटरिंग लोकल नीड एंड कंट्रीब्यूटिंग टू रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। रूरल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस रूरल एरियाज में स्टेबलाइज करते हैं, वहाँ पर उस एरिया का डेवलपमेंट करते हैं और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ये किस चीज पर फोकस करते हैं, एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट, रूरल टूरिज्म और माइक्रो एंटरप्राइजेज पर फोकस करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका एग्जांपल दिया है अंकुर पेगू का, जो कि फाउंडर है एग्री सॉइल टेस्टिंग लैब के। ठीक है, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस क्या होता है, उसके कंसेप्ट और फीचर्स बताने हैं। तो फैमिली बिजनेस रेफर्स टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रेस्ट विद मेंबर ऑफ सिंगल फैमिली और स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल। फैमिली बिजनेस एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी होती है वो या तो सिंगल फैमिली मेंबर के पास होती है या फिर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के पास होती है। फैमिली बिजनेस और एंटरप्राइज वेयर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर इंटरट्विन्ड विद फैमिली रिलेशनशिप। इसके अंदर जो ओनरशिप और मैनेजमेंट होता है वो कौन करते हैं, फैमिली के लोग करते हैं। द बिजनेस में स्टार्टेड बाय वन और मोर फैमिली मेंबर एंड ऑफन स्पैन मल्टीपल जनरेशन। ये जो बिजनेस होता है एक या एक से ज्यादा फैमिली मेंबर मिलकर स्टार्ट कर सकते हैं और जनरेशन तक ये बिजनेस चलता है। फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले ओनरशिप एंड कंट्रोल है। तो ओनरशिप और कंट्रोल किसके पास होता है, फैमिली मेंबर्स के पास होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। जो मैनेजमेंट और लीडरशिप कौन करते हैं, जो भी सीईओ सीएफओ होते हैं वो सारे कौन होते हैं, फैमिली के मेंबर ही होते हैं। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होती है, तो जो ये फैमिली बिजनेस है ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है। सस्टेनेबिलिटी रहती है इसके अंदर, प्रिजर्वेंस रहती है क्योंकि सारे फैमिली के मेंबर वर्क कर रहे होते हैं। फिर फैमिली इन्वॉल्वमेंट होती है कि जो भी डे टू डे ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है कल्चर एंड विजन। तो फैमिली बिजनेस आर शेप्ड बाय वैल्यू, ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ फाउंडिंग फैमिली। जो फैमिली ने बनाया है उसके कल्चर और वैल्यू के अकॉर्डिंग चलता है।
फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी होती है, तो जो सारे फैमिली के मेंबर है तो डिसीजन मेकिंग क्विकली होती है और फ्लेक्सिबल रहती है। नेक्स्ट है चैलेंज एंड कॉम्प्लेक्शन, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सक्सेशन इशू और डिफिकल्टी इन सेपरेटिंग फैमिली मैटर के टाइम पर इसमें कई सारे चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। फिर लीगेसी एंड सक्सेशन प्लानिंग, तो सक्सेशन प्लानिंग है वो इसका सबसे क्रिटिकल वो होता है कि अब आगे नेक्स्ट जनरेशन में हेड कौन होगा और कौन इस फैमिली बिजनेस को लीड करेगा। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर और इनोवेटर जस्टिफाई दी स्टेटमेंट, की जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो इनोवेटर होते हैं, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो कैसे एंटरप्रेन्योर है वो इनोवेशन होते हैं, तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर नए प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर आते हैं। फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस, या फिर जो इनोवेशन करके क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को और ज़्यादा एफिशिएंट बना देते हैं। नेक्स्ट है इनोवेटिव बिजनेस मॉडल, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो नए नए बिजनेस मॉडल डेवलप करते हैं, नए नए आइडियाज लेकर आते हैं बिजनेस वेंचर से रिलेटेड। फिर प्रोसेस इनोवेशन, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वही इनोवेशन करते हैं सोसाइटी के अंदर, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कॉस्ट सेविंग होती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो इनोवेशन के लिए टेक्नोलॉजी भी लेकर आते हैं, बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। फिर सोशल एंड एनवायरमेंटल इनोवेशन, तो वो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इनोवेशन नहीं करते, सोसाइटी और एनवायरमेंट के लिए भी इनोवेशन करते हैं, कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, सोशल एंटरप्राइज बनाते हैं, ये सारी चीजें। फिर इनोवेटिव मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, जो भी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी यूज करते हैं उसमें भी इनोवेशन होती है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज करते हैं। फिर रिस्क टेकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं, तो इनोवेशन में वो क्या करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं नए आइडिया, टेक्नोलॉजी और मार्केट अप्रोच से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस रीजन व्हिच लीड टू कॉन्फ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेस, सजेस्ट द स्ट्रेटजी दैट कुड बी यूज्ड टू रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट। पहले आपको रीजन बताने हैं कि फैमिली बिजनेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो जाते हैं, और उसके बाद आपको स्ट्रेटजीज बतानी है इन कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करा जा सकता है। तो सबसे पहले रीजन क्या क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट के, तो सबसे पहला रीजन होता है सक्सेशन प्लानिंग एंड लीडरशिप ट्रांजिशन, कि आगे चलकर इस फैमिली बिजनेस को कौन चलाएगा, कौन लीडर बनेगा, ये पहला रीजन होता है। फिर अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड परसीव्ड फेयरनेस, तो इशू रिलेटेड टू कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, रिवॉर्ड वगैरह होते हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं, डिसीजन मेकिंग की पावर सभी को नहीं दी जाती है, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। फिर रोल एम्बिग्यूटी एंड ओवरलैप, क्या होता है, रोल क्लियर नहीं होते हैं, कि ये कर दिया जाता है कि हाँ फैमिली तो है, फैमिली के मेंबर है, कोई भी कुछ भी काम कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। फिर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की वजह से पुअर कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से शेयर नहीं करते हैं एक दूसरे में, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल, जो फैमिली मेंबर होते हैं उनके पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स होंगे वो मीट आउट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। फिर सिबलिंग राइवलरी एंड फैमिली डायनेमिक, सिबलिंग्स वगैरह होते हैं उनके बीच में कंपटीशन, राइवलरी हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर स्टेप्स क्या क्या होते हैं इनको सॉल्व करने के, तो पहला है स्टेबलाइज क्लियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको क्लियरली बता देना चाहिए कि किसका क्या रोल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद क्रिएट अ शेयर्ड विजन एंड वैल्यू, विजन और वैल्यू बता देनी चाहिए कि इस बिजनेस का मोटिव क्या है, पर्पस क्या है। फिर इम्प्लीमेंट ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, जो भी चीज है वो क्लियरली और ओपनली सारी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर होनी चाहिए बिजनेस के अंदर। फिर स्टेबलाइज फेयर पॉलिसी एंड प्रोसेस, सभी चीजों से रिलेटेड, चाहे ओनरशिप हो, डिविडेंड हो या कोई भी हो, हर चीज से रिलेटेड फेयर पॉलिसीज होनी चाहिए और प्रोसेस होने चाहिए। फिर सीक एक्सटर्नल मीडिएशन और एडवाइजरी सपोर्ट, तो अगर कोई चीज ऐसी है जो आपसे हैंडल नहीं हो रही है तो उसके लिए आप एक्सटर्नल सपोर्ट और बाहर की एडवाइजरी का सपोर्ट ले सकते हैं। फिर प्रमोट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल, फैमिली मेंबर्स को ऐसी ट्रेनिंग और प्रोग्राम प्रोवाइड करवाने चाहिए जिससे क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो सके। फिर एम्फेसाइज प्रोफेशनलिज्म एंड बाउंड्री, आपको क्या करना है, बाउंड्री बना के रखनी है, प्रोफेशनलिज्म बना के रखना है बिजनेस के अंदर, जिससे एक अच्छी डिसीजन मेकिंग हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस टेक्निक यूज्ड बाय एंटरप्रेन्योर टू जनरेट अ बिजनेस आइडिया, एक एंटरप्रेन्योर है वो एक बिजनेस आइडिया को जनरेट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस और स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग मार्केट नीड एंड प्रॉब्लम, की जो कस्टमर है उनकी क्या नीड है और क्या प्रॉब्लम है जो मीट आउट नहीं हो पा रही है। फिर आता है पर्सनल पैशन एंड एक्सपर्टीज, वो अपने पर्सनल पैशन का और एक्सपर्टीज का यूज करके उस अपॉर्चुनिटी को टैकल करेगा और उसको एक्वायर कर लेगा।
फिर ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पिरेशन, तो वो एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करेगा कि मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड है, क्या डिमांड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, फिर उस डिमांड और जो भी नीड है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा कि मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। फिर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसे आइडेंटिफाई करेगा, एनालाइज करेगा। क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करके न्यू आइडिया जनरेट करेगा, एक्सप्लोर करेगा नई नई चीज़ों को। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का यूज़ करके मार्केट की प्रॉब्लम और कस्टमर के नीड को सॉल्व करेगा। नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन, तो इंडस्ट्री के अंदर वेरियस टाइप की कॉन्फ्रेंस वगैरह और इन सारी चीज़ों से नेटवर्किंग बढ़ाएगा और कोलैबोरेट करेगा दूसरे लोगों के साथ। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करेगा कि जो कस्टमर की नीड है, प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से एक बिजनेस आइडिया जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर टू प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान। एक एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेस प्लान प्रिपेयर करना क्यों जरूरी होता है? तो preparing a business plan is critical important for entrepreneur due to several key reasons that directly impact the success and sustainability of venture। क्योंकि इससे जो वेंचर होता है, बिजनेस होता है, उसकी सस्टेनेबिलिटी डिपेंड करती है बिजनेस प्लान के ऊपर ही। तो इसके अंदर कैसा बिजनेस प्लान डेवलप करना पड़ता है और क्यों करना पड़ता है? तो क्लैरिटी ऑफ विजन एंड गोल। बिजनेस प्लान से क्या होता है, एंटरप्रेन्योर का विजन क्या है, क्या उसके गोल है, ये क्लियर हो जाता है। उसे एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप मिल जाता है कि किस तरीके से उसे वर्क करना है। मार्केट अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस में हेल्प करता है कि मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड है, क्या कस्टमर की नीड है। उसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट में हेल्प करता है बिजनेस प्लान की, हमें क्या कितना बजट चाहिए, क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है। उसके बाद रिसोर्सेज को सही से एलोकेट करने में हेल्प करता है कि किस एरिया में हमें कितने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। रिस्क असेसमेंट में हेल्प करता है और आइडेंटिफाई रिस्क को मिटिगेट करने में हेल्प करता है बिजनेस प्लान। फिर कम्युनिकेशन एंड अलाइनमेंट, एक बिजनेस प्लान अपने स्टेक होल्डर और इन्वेस्टर के साथ कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करता है। और लास्ट में इवैल्यूएशन एंड अकाउंटेबिलिटी, और जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है उसे इवैल्यूएट करने में, उसके लिए अकाउंटेबल रहने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट और स्टार्टअप आर सक्सेसफुल, एलाबोरेट दिस स्टेटमेंट बाय एनुमरेटिंग द रीजन लीडिंग टू फेलियर ऑफ स्टार्टअप। क्या बोला है, सारे स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है और रीजन बताने हैं कि स्टार्टअप क्यों फेल हो जाते हैं। तो रीजन क्या क्या होते हैं स्टार्टअप के फेल होने के? लेक ऑफ मार्केट नीड, सबसे पहला यही होता है कि आप ऐसे स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, तो फिर वो स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होगा। नेक्स्ट है पुअर बिजनेस प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, आपने स्टार्टअप स्टार्ट करा लेकिन उसमें बिजनेस प्लानिंग सही से नहीं है, गोल सेट नहीं है, स्ट्रेटेजीज नहीं बनाई, प्लान्स नहीं बनाए, तो फिर वो फेल हो जाएगा। इनसफिशिएंट फंडिंग एंड फाइनेंशियल इशू, आपके स्टार्टअप के पास फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन एंड मार्केट डायनेमिक, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो मार्केट है वो डायनेमिक है, बहुत जल्दी चेंज हो रही है, तो आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, इनफेक्टिव टीम डायनेमिक एंड लीडरशिप, जो लीडरशिप स्किल है वो लीडर अच्छा नहीं है या लीडरशिप स्किल नहीं है अपने स्टार्टअप के अंदर, तो फिर वो फेलियर हो जाता है। नेक्स्ट है स्केलिंग इशू एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस, आप ऐसे स्टार्टअप में हैं जो कि आपका जिसमें आपका एक्सपेंशन का चांसेस ही नहीं है, तो इस वजह से फिर वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाता है और फेल हो जाता है। नेक्स्ट है लीगल एंड कंप्लायंस इशू, कई सारे जिस स्टार्टअप में आप हैं उसके अंदर आपको कई सारे कंप्लायंस करने पड़ते हैं, काफ़ी सारी लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो फिर कई बार वो स्टार्टअप उन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, मार्केट टाइमिंग एंड एक्सटर्नल फोर्सेज, जो आपके एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपके बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीकों से अफेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो फेलियर का रीज़न बन जाता है। फिर लेक ऑफ कस्टमर फोकस एंड फीडबैक, आप कस्टमर के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनसे फीडबैक नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर वो स्टार्टअप का फेलियर का रीज़न बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है MS Sakshi is having a business idea in our mind. You are required to assist her in preparing a business plan by describing in brief its content. जो MS Sakshi है उसके पास एक बिजनेस आइडिया है, आपको उसे बताना है कि वो एक बिजनेस प्लान कैसे डेवलप कर सकती है उसके कंटेंट समझाकर। तो देखिए, बिजनेस प्लान के अंदर एक एग्जीक्यूटिव की समरी आती है जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव, मिशन स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें दी गई होती है। फिर बिजनेस का डिस्क्रिप्शन आता है कि क्या आपका प्रोडक्ट और सर्विस है, क्या आपकी USP है और कैसे ये मार्केट की नीड को पूरा करेगा।
फिर एक मार्केट एनालिसिस आता है जिसके अंदर आप अपनी टारगेट मार्केट को डिफाइन करते हैं, साइज देखते हैं, डेमोग्राफिक नीड एंड बिहेवियर देखते हैं टारगेटेड सेगमेंट का। फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में बताया गया होता है बिजनेस प्लान के अंदर, जिसमें आपका स्ट्रक्चर आता है बिजनेस का कि कैसा बिजनेस है, क्या उसके की रोल्स हैं, कि टीम मेंबर कौन कौन है, कौन फाउंडर है, मैनेजमेंट कौन है, एडवाइजरी बोर्ड कौन है। फिर प्रोडक्ट एंड सर्विस लाइन की आपके क्या क्या प्रोडक्ट हैं, क्या सर्विस लाइन है, उनके क्या फीचर हैं, बेनिफिट है और उनके वो कस्टमर के नीड को कैसे पूरा कर रहे हैं। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स की स्ट्रेटेजी की आप किन स्ट्रेटेजी का यूज करके टारगेट कस्टमर तक रीच आउट कर रहे हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है और प्रमोशन के क्या क्या तरीके आप यूज कर रहे हैं। फंडिंग रिक्वेस्ट होती है और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन होती है जिसमें आप ये बताते हैं, दिखाते हैं कि आपकी कितनी कैपिटल की नीड है और आप उसे कैसे फाइनेंस आउट कर रहे हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन प्लान, तो टाइमलाइन आती है कि आपको किस टाइम तक क्या चीज अचीव करनी है, आपके टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेडलाइंस आ जाती हैं। और एक होता है आपका रिस्क एनालिसिस का कि आपका पोटेंशियल रिस्क क्या क्या है और आप उसे किस तरीके से मिटिगेट कर सकते हैं। ये आपके कंपोनेंट होते हैं एक बिजनेस प्लान के। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इन स्टार्टअप। एक स्टार्टअप के अंदर जो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है उसका कंसेप्ट क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इन अ स्टार्टअप इन्वॉल्व प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटी टू मीट द स्टार्टअप ऑब्जेक्टिव बाय अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड बेटर देन कॉम्पिटिटर। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आपकी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोलिंग एक्टिविटी आती हैं जिसकी मदद से आप कस्टमर की नीड को समझ पाते हैं और उनकी नीड को सेटिस्फाई कर पाते हैं अपने कॉम्पिटिटर से बेटर वे में। वो कहलाता है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। इट इनकम्पासेस स्ट्रेटेजिक डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर आपके क्या क्या डिसीजन आ जाते हैं, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसकी प्राइसिंग, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डिसीजन आ जाते हैं। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट के एक स्टार्टअप के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी मार्केट सेगमेंट क्या है, किन कस्टमर मार्केट को आप टारगेट करना चाहते हैं। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड पोजीशनिंग, तो डेवलपिंग प्रोडक्ट सर्विस दैट अलाइन विद कस्टमर नीड। ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना है जो कस्टमर की नीड्स के साथ अलाइन कर सके और मार्केट की और कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सके। फिर आता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। आपको स्ट्रेटेजीज बनानी है जिससे आप कस्टमर तक रीच आउट कर पाए और कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। ब्रांड बिल्डिंग एंड अवेयरनेस, आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, ब्रांड नेम, लोगो, टैगलाइन, ब्रांड पर्सनैलिटी, ये सारी चीजें। फिर कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन, ऐसी स्ट्रेटेजीज और कैंपेन बनाने हैं जिससे नए कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और जो कस्टमर आ गए वो आपके पास रिटेन रह जाए। फिर सेल्स एंड रेवेन्यू जनरेशन, तो ऐसे सेल्स प्लान बनाने हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट हो, प्रॉफिट हो आपको। डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन प्रेजेंस, डिजिटल चैनल का यूज करना है रीच आउट करने के लिए कस्टमर तक। मार्केट परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड एनालिसिस, टाइम टू टाइम मार्केट की परफॉर्मेंस को मेजर करना है और एनालाइज करना है। फिर बजटिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज को एलोकेट करना है इफेक्टिव मैनर में कि आपको वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा दे पाएं। एडेप्टेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आपको मार्केट के चेंजेस के साथ रिस्पॉन्सिव रहना है, कस्टमर की फीडबैक लेते रहना है और मार्केट के डायनेमिक को समझकर उनके साथ चेंजेस करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द चैलेंजेस एन एंटरप्रेन्योर फेस व्हाइल रेजिंग फंड फॉर हिज वेंचर। अब एक एंटरप्रेन्योर जब अपने वेंचर के लिए, अपने बिजनेस के लिए फंड रेज करता है तो उसे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहला है लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड एंड एक्सपीरियंस। तो इन्वेस्टर ऐसे एंटरप्रेन्योर के साथ वर्क करना चाहेंगे जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड हो और एक्सपीरियंस हो इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर एक एंटरप्रेन्योर न्यू एंटरप्रेन्योर है और उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर उसके लिए एक चैलेंज हो जाता है फंड रेज करते टाइम। नेक्स्ट है मार्केट अनसर्टेनिटी एंड रिस्क परसेप्शन। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, मार्केट की पोटेंशियल और रिस्क जो भी होता है वेंचर के साथ वो असेस करते हैं। तो अगर मार्केट में आप अनप्रूवन है, हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, तो उस टाइम पर कोई भी आपको फंड प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि उस टाइम पर फंड के फ्रॉड होने के, डिटेरेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो जो ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो कि इनिशियल स्टेज में होते हैं डेवलपमेंट के, तो उनको फंड मिलने में दिक्कत होती है क्योंकि अभी उनका कोई कंफर्मेशन नहीं होता है कि सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, प्रॉफिट होगा नहीं होगा, फंड वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है वैल्यूएशन एंड इक्विटी कंसर्न।
तो अगर आपका स्टार्टअप नया है, कोई इनोवेटिव स्टार्टअप है, लेकिन अगर आपका कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, तो आपकी फेयर वैल्यूएशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपको एप्रोप्रिएट फंड और वैल्यूएशन नहीं मिल पाएगा। Access to investor and networks. So finding and connecting with potential investor who are interested in startup industry stage of growth or geographic location can be difficult without a strong network. तो ऐसा एक फंड इन्वेस्टर फाइंड करना जो आपको फंड प्रोवाइड करवा सके बिना किसी नेटवर्क के पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार। फिर आता है लॉन्ग सेल साइकिल एंड कैपिटल इंटेंसिटी। अगर आपकी सेल साइकिल वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो आपको कैश जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से कोई भी इन्वेस्टर आपके स्टार्टअप में फंडिंग नहीं करेगा। फिर ड्यू डिलिजेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, आपके बिजनेस मॉडल को समझते हैं, आपकी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन देखते हैं, मार्केट अपॉर्चुनिटी देखते हैं, टीम की कैपेबिलिटी देखते हैं, कई सारी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। तो अगर आपकी वो सारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होंगी तो फिर आपको फंड मिलने में प्रॉब्लम होगी। फिर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। जो इन्वेस्टर होते हैं वो ये भी देखते हैं कि आपके स्टार्टअप के कॉम्पिटिटर कौन कौन है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है तो फिर वो आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से ही मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। फिर इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशन। मार्केट की कंडीशन क्या है, क्या रेट्स, मार्केट के इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट क्या है, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखकर इन्वेस्टर जो होते हैं वो फंड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपके चैलेंजेस आ सकते हैं एक नए स्टार्टअप को फंडिंग मिलने में। नेक्स्ट आता है डिफाइन एंजल इन्वेस्टर। डिस्कस द प्रो एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग एन एंजल इन्वेस्टर टू फंड अ स्टार्टअप। एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं और इनके प्रो या कॉन्स क्या होते हैं फंडिंग लेने के लिए। तो एंजल इन्वेस्टर आर इंडिविजुअल हु प्रोवाइड फाइनेंशियल बैकिंग टू स्टार्टअप और अर्ली स्टेज बिजनेस इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी ओनरशिप और कन्वर्टेबल डेट। एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि अर्ली स्टेज बिजनेसेस और स्टार्टअप को फंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी ओनरशिप। मतलब वो इक्विटी ले लेते हैं और फंडिंग आपको प्रोवाइड करवाते हैं। दे टिपिकली इन्वेस्ट इन ओन पर्सनल फंड, प्ले अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर। ये अपने खुद के पर्सनल फंड से इन्वेस्ट करते हैं और इनोवेशन को फोस्टर करते हैं अर्ली स्टेज वेंचर के अंदर। अब इनके प्रोज क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या फायदे होते हैं। तो अर्ली स्टेज फंडिंग एक्सचेंज मिल जाती है। जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो आपको अर्ली स्टेज पर, जब आपको कोई फंडिंग नहीं दे रहा होता है, तो आपकी इक्विटी लेकर आपको फंडिंग प्रोवाइड करवा देते हैं। एक्सपर्टीज एंड मेंटरशिप होती है। सिर्फ फंडिंग ही नहीं है, साथ में फिर आपको मेंटरशिप और एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि अब ये भी ओनर होते हैं एक तरीके से कुछ। फिर फ्लेक्सिबल टर्म एंड स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो इनकी टर्म्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है इन्वेस्टमेंट की, और डिसीजन मेकिंग क्विकर होती है इनके अंदर। वैलिडेशन एंड क्रेडिबिलिटी। तो सिक्योरिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेपुटेबल एंजल इन्वेस्टर। अगर आपको एक अच्छे एंजल इन्वेस्टर से क्या मिल जाती है, इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, तो आपको एक तरीके से वैलिडेशन मिल जाती है और क्रेडिबिलिटी मिल जाती है कि हाँ आप एक तरीके से ठीक है और आपको अब कोई भी वेंचर या कोई और भी फंडिंग प्रोवाइड करवा सकता है। इसके कॉन्स क्या क्या हो जाते हैं, नुकसान क्या क्या होते हैं। तो लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर डाइल्यूट हो जाती है आपकी, हाई एक्सपेक्टेशन होती है। जो इन्वेस्टर होते हैं उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट पर हाई रिटर्न चाहिए होता है, जिसकी वजह से जो स्टार्टअप होते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। फिर पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कई बार एक्सपेक्टेशंस और प्रायोरिटीज की वजह से एंटरप्रेन्योर और एंजल इन्वेस्टर के बीच में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है। फिर लिमिटेड फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है। तो कंपेयर टू वेंचरिस्ट कैपिटलिस्ट और कॉर्पोरेट इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं उनके पास इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो आपको बहुत ज़्यादा फंड प्रोवाइड करवा सके। एक लिमिटेड अमाउंट में ही वो फंड प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस इंक्यूबेटर्स कौन होते हैं और इनके क्या फंक्शन होते हैं। तो बिजनेस इंक्यूबेटर ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्राम डिजाइन टू सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप कंपनी इन अर्ली स्टेज। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्राम जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं वो कहलाते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर्स। दे प्रोवाइड रिसोर्स सर्विस सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर टू हेल्प देम स्टेबलाइज एंड स्केल देयर बिजनेस सक्सेसफुली। ये बिजनेसेस को रिसोर्सेज, सर्विसेज और सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी मदद से आप एक बिजनेस को स्टेबलाइज कर सके और उसे स्केल कर सके। ठीक है, फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं आपको, ऑफिस, लैब स्पेस, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं आपको, एक्सपर्ट की सर्विस, एडवाइजर की सर्विस, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें भी प्रोवाइड करवाते हैं।
एक्सेस टू फंडिंग एंड फाइनेंस, ये आपको फंडिंग लेने में हेल्प करते हैं, एंजल इन्वेस्टर तक आपकी एक्सेस करवाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट से एक्सेस करवाते हैं, तो आपको फंडिंग मिल जाती है आसानी से। उसके अलावा नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन में हेल्प करते हैं ये, आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाते हैं जिससे आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें और बिजनेस को डेवलप कर सकें, ग्रो कर सकें। मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं, एक जो स्मॉल स्टार्टअप होता है उसे इतनी जल्दी मार्केट की एक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन इनकी मदद से आपको एक लार्ज मार्केट की एक्सेस और कस्टमर टारगेट मार्केट मिल जाती है। फिर इंक्यूबेशन पीरियड एंड ग्रेजुएशन, तो जो ये इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो फिक्स्ड होता है 6 महीने से लेकर 2 साल तक का, जिसके बीच में ये इन्हें पूरी सपोर्ट मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके शॉर्ट नोट है, फंक्शंस ऑफ एचआरएम इन न्यू वेंचर, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेंचर कैपिटल और फिजिबिलिटी स्टडी। तो देखिए क्या क्या फंक्शन होते हैं। पहला है एचआरएम के फंक्शन, तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में हेल्प करता है, नए स्किल्ड एम्प्लॉय को हायर करता है और सिलेक्ट करने में एचआरएम हेल्प करता है। फिर ऑनबोर्डिंग एंड ओरिएंटेशन, जो नए एम्प्लॉयज को हायर करा है उन्हें पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नो हाउ करवाना, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, विजन, पॉलिसी, वर्क एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ों को बताना, ये भी एचआरएम के अंदर आता है, आपका ये फंक्शन होता है। फिर उन एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करना कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये भी एचआरएम का फंक्शन होता है। एम्प्लॉय की रिलेशन, एम्प्लॉय के साथ मैनेजमेंट की अच्छी रिलेशन क्रिएट करवाना, एक हेल्दी रिलेशन क्रिएट करना, वो भी एचआरएम का फंक्शन होता है। कंपनसेशन एंड बेनिफिट, एम्प्लॉय को उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कंपनसेट करना, बेनिफिट प्रोवाइड करवाना एचआरएम के अंदर किया जाता है। फिर एचआर पॉलिसी एंड कंप्लायंसेस, एचआर की पॉलिसीज बनाना, प्रोसीजर, गाइडलाइंस, ये सारी चीजें भी एचआरएम के अंदर ही वर्क करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव है एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट करा था 2016 में, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट करा, मुद्रा स्कीम लेकर आए थे गवर्नमेंट, अटल इनोवेशन योजना, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड और स्किल इंडिया मिशन, ये सारे आपके इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट ने करे थे। आपको इनके बारे में दे रखा है, सिर्फ आप एक बार रीड कर लीजिएगा, इतना आपको लिखना है और इजी लैंग्वेज में आप इसे अपने आप भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके, वेबसाइट का यूज करके अपने प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांड को प्रमोट करना कहलाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके अंदर आप कंटेंट को क्रिएट करते हैं, शेयर करते हैं, नए यूजर के साथ इंगेज करते हैं, एडवर्टाइज रन करते हैं और मार्केटिंग और ब्रांडिंग गोल्स को अचीव करते हैं। की कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसके, तो कंटेंट क्रिएशन, ऑडियंस एंगेजमेंट, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, इनसाइट्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और सोशल लिसनिंग, ये सारे आपके इसके कंपोनेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल क्या होती है। तो वेंचर कैपिटल एक तरीके की प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग है जो कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप के लिए होती है या फिर ऐसे स्टार्टअप जिनमें हाई पोटेंशियल होती है उनके लिए होती है, जो कि क्या करते हैं उन स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवा के उनकी रैपिड ग्रोथ में हेल्प करते हैं। वेंचर कैपिटल फर्म और इन्वेस्टर टिपिकली इन्वेस्ट इन दिस कंपनी इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी स्टेक। वो जो वेंचर कैपिटलिस्ट के इन्वेस्टर होते हैं वो बदले में इक्विटी स्टेक लेते हैं और आपको स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जनरेट करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप का फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, ये एक इसेंशियल स्टेप है। प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट की वायबिलिटी इवेलुएट करते हैं तब फिजिबिलिटी स्टडी करी जाती है। इट असेस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द प्रोजेक्ट इज फिजिबल एंड अचीवेबल विद गिवन कंस्ट्रेंट। और ये मेजर करने में हेल्प करता है कि जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबल है या नहीं है और जो उसके गोल्स हैं उन्हें अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस हैं इनसे बाहर और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे लगभग सारी यूनिट में से सारी चीजें कवर कर ली गई हैं। होप सो आप सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।